गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स के तीसरे यूनिट यानी मोमेंट, जिसे हिंदी में आघूर्ण कहते हैं, उसके बारे में पढ़ाएंगे। आघूर्ण क्या है कि किसी बल को, यदि कोई बल किसी पिंड पर या बॉडी पर लगाए तो उसे घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है बल की, उसे हम आघूर्ण कहते हैं। इसे हम समझेंगे। जब किसी कण पर कोई बल कार्य करता है तो बल की दिशा में केवल एक ही प्रकार की गति होती है, यानी सरल रेखीय गति होती है अगर एक बल कार्य करता है, जिसे हम स्थानांतरण गति भी कहते हैं। परंतु जब किसी बॉडी पर एक से अधिक बल कार्य करता है तो उसमें सरल रेखीय गति या रोटेशनल गति, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं, या दोनों गति हो सकती है एक साथ। यदि पिंड के सभी कण गति के लिए स्वतंत्र हो, यानी वो बॉडी है उसके सभी जो जितने पार्टिकल हैं अगर मोशन के लिए फ्री हैं, तो वो बॉडी एक सरल रेखीय गति उत्पन्न करती है। और यदि पिंड का कोई बिंदु स्थिर है, यानी कोई बिंदु अगर फिक्स है, तो बल के कारण पिंड में केवल घूर्णन गति होती है, यानी उस बल के कारण उस बॉडी में सिर्फ घूर्णन गति या रोटरी मोशन जिसको कहते हैं होती है, तथा बल पिंड कि उस स्थिर बिंदु के परितः घुमाने का प्रयत्न करता है। तो जो फिक्स पॉइंट है उसके परितः वो बल उसे घुमाने का प्रयास करेगा। यदि पिंड में दो बिंदु स्थिर हैं तो बल उस बॉडी को दोनों स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसके परितः घुमाने का प्रयास करता है। अब इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि कोई बल किसी पिंड को किसी स्थिर बिंदु या एक्सिस के परितः घुमाने का प्रभाव रखता है, और इसी को हम आघूर्ण कहते हैं। अब जैसे पहले मैंने बताया था कि बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को बलाघूर्ण, जिसे मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क कहते हैं, इसे आघूर्ण के स्थान पर घूर्ण भी कहा जाता है। अब बलाघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ फोर्स। इस डायग्राम में देखो कि कोई फोर्स F AB लाइन पर लगा है और हमें कोई एक बिंदु O है जो निश्चित बिंदु है, उसके परितः हमें ये बलाघूर्ण इसका निकालना है, जिसके बीच की दूरी उस फोर्स से D है। तो किसी दिए हुए बिंदु O के सापेक्ष दिए हुए बल का आघूर्ण उस बल तथा बल क्रिया रेखा पर उस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बलाघूर्ण क्या हुआ, जो बलाघूर्ण हुआ वो जो बल है जो हम लगा रहे हैं और जिस बिंदु के परितः हमें मोमेंट निकालना है उसकी दूरी के गुणनफल को हम बलाघूर्ण कहते हैं। माना रेखा AB कोई बल F कार्य कर रहा है, OD बल F की क्रिया रेखा पर लंब है, तब बल F का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण, यानी जहाँ M से डिनोट करते हैं, M = F इंटू जो लंबवत दूरी है वो, यानी F इंटू D, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। यदि लंबवत दूरी शून्य हो, यानी लंबवत दूरी यानी OD की जो D है, यानी जो हमने स्मॉल d है, अगर ये 0 हो तो आघूर्ण भी 0 हो जाएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है इसमें, जैसे कंडीशन है, पहला है किसी बल की क्रिया रेखा पर ही स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष द्वारा बल का आघूर्ण शून्य होता है। यानी अगर हम जो क्रिया रेखा है हमारी उसी पर अगर हम बल आघूर्ण निकालें तो वो शून्य होगा। यदि किसी कारण बल का मान अथवा प्रभाव शून्य हो जाए तो आघूर्ण भी 0 हो जाएगा। यानी अगर किसी कारण से फोर्स का जो मान है वो 0 हो जाए तो आघूर्ण भी 0 होगा। अब आघूर्ण के चिन्ह यानी साइन कन्वेक्शन। पहला है, दो तरह के हमारे पास डायरेक्शन होती है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि फोर्स, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे घुमाने का प्रयास करेगा, जैसे इस डायग्राम में देखो ये जो W1 W2 दो लोड हैं, ये इस बीम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेंगे। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेंगे तो उस समय हम जो हमारा मोमेंट होगा उसे हम नेगेटिव मानेंगे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा उसका मान आघूर्ण का वो नेगेटिव होगा।
और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि कोई फोर्स या लोड किसी भी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा तब उसको हम पॉजिटिव आघूर्ण मानेंगे। अगला है बल के आघूर्ण का ज्यामितीय निरूपण यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट। इसमें क्या है कि किसी बल का किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण परिमाण में उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होता है जिसका आधार बल के परिमाण के बराबर होता है तथा शीर्ष दिया हुआ निश्चित बिंदु होता है। यानी जो इसका मोमेंट होगा इस त्रिभुज का वो इसके एरिया के दुगने होगा इस डेफिनेशन के हिसाब अकॉर्डिंग। अब हमें ये प्रूफ करना है। माना कोई बल F किसी बॉडी पर लगा है, हमने ये देख लिया ए बी लाइन है, इस पर लाइन द्वारा हमने ये प्रदर्शित कर दिया जो बल लगा है, और बिंदु O वह बिंदु है जिसके परितः या जिसके सापेक्ष हमें बल आघूर्ण निकालना है। हम एक चीज़ जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो बल F का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण क्या होगा, हमें पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होती है। तो M = F इंटू OC। OC क्या है, डिस्टेंस है, लंबवत दूरी फोर्स से। तो F क्या है, AB इंटू OC, यानी जो क्रिया रेखा है फोर्स की वो AB है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू, तो ये 1/2 AB इंटू OC, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का क्षेत्रफल हो गया। तो अब M = 2 इंटू एरिया ऑफ AOB। तो और हमें यही प्रूफ करना था, इसकी डेफिनेशन में भी यही है कि जो किसी बल का किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण परिमाण में उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होगा। देखो परिमाण में उस जो हमारा जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होगा, जिसके आधार का जो बल है वो आधार का परिमाण के बराबर है और शीर्ष दिया हुआ निश्चित बिंदु है। तो ये हमारा बल के आघूर्ण का ज्यामितीय निरूपण हो गया। अगला है आघूर्णों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट। पहला है घुमाऊ घूर्ण यानी टर्निंग मोमेंट। टर्निंग मोमेंट में क्या है, अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट से कब्जेदार या हिंज्ड है, जैसे हमारे गेट में होता है, जो हमारा दरवाज़ा होता है सिंपल घरों में, तो वो भी एक टर्निंग मोमेंट के हिसाब से ही खुलता है बंद होता है। जब कोई वस्तु अपने आलम यानी फलक्रम जहाँ पर वो टिकी है टिक पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तो बल द्वारा उत्पन्न आघूर्ण घुमाऊ घूर्ण होता है, घुमाऊ घूर्ण या टर्निंग मोमेंट होता है। यह घूर्ण वस्तु को उसके फलक्रम या आलम कहते हैं के परितः घुमाती है, यानी फलक्रम वो होता है जहाँ वस्तु टिकी हुई होती है। तो अगर यहाँ से हम टर्निंग मोमेंट निकाल लें तो F इंटू डी यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। और जिस फोर्स के कारण इसमें किसी बॉडी में टर्निंग मोमेंट हो रहा है उसे हम टर्निंग फोर्स कहते हैं। इस डायग्राम में देख लो, ए भी कोई बॉडी है और ए पॉइंट पर हिंज्ड है यानी घूमने के लिए स्वतंत्र है, और हम बी पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं। ए और बी की दूरी डी है, तो हमारा जो टर्निंग मोमेंट हो गया F इंटू डी हो गया। दूसरा है नम्न घूर्ण या बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट या नम्न घूर्ण हम ज्ञात करने के लिए हम एक बॉडी का एक एंड हमेशा फिक्स होगा, जैसे हम कोई रॉड को फिक्स कर देते हैं दीवार में या कहीं और इस पर लोड लगाते हैं, तो वो सारी बॉडी मूव नहीं करेगी, बल्कि वो जिस एंड पर हम उसका लोड लगा रहे हैं वहाँ से झुक जाएगी, थोड़ा उसमें बेंडिंग हो जाएगी। तो इसी को हम बेंडिंग मोमेंट या नम्न आघूर्ण कहते हैं। जब कोई छड़ एक सिरे से फिक्स्ड है कर दी जाए और दूसरे सिरे पर बल लगाया जाए तो यह घूमता नहीं है बल्कि झुक जाता है। इस झुकने वाले आघूर्ण को ही हम बेंडिंग मोमेंट या नम्न आघूर्ण कहते हैं, और जिस फोर्स के कारण ये झुक रहा है उसे हम बेंडिंग फोर्स कहते हैं। इसमें भी सेम है,
तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस, देखो माना इस बॉडी की लंबाई जो हमने बार लिया है, रोड ली है, इसकी लंबाई L है और W लगा है लोड एंड पर, बिल्कुल रोड के फ्री एंड पर लगा है, तब मैं मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट M इज इक्वल टू W इंटू L, यानी लोड गुणा जो हमारे दूरी है। अब है ऐंठन या मरोड़ या ट्विस्टिंग मोमेंट। इसमें क्या है, यदि किसी शाफ्ट AB के सिरे A को, यानी शाफ्ट एक सिरे से फिक्स है और एक तरफ फ्री है और शाफ्ट की लंबाई L है और डायमीटर D है, तो जो शाफ्ट का जो सिरा है AB के A को फिक्स कर दो, दूसरे सिरे यानी B पर एक स्पर्शी बल लगा दो जिसे हम टेंजेंट कहते हैं। शाफ्ट के अक्ष के लंब समतल में शाफ्ट की परिधि पर लगाया जाए, यानी हम शाफ्ट की परिधि पर जो बाहर है उस पर लगाते हैं, अथवा स्वतंत्र सिरे पर एक बल युग्म लगाया जाए, तो शाफ्ट न तो घूम पाती है और न ही झुकती है। अगर इस पर हम बल युग्म लगाएंगे शाफ्ट के परिधि पर जो फ्री एंड है, तो ना तो शाफ्ट झुकेगी ना ही घूमेगी, बल्कि शाफ्ट इस ऐसे में ट्विस्ट हो जाती है, यानी ऐंठन आ जाती है उसमें। जैसे हम गीले कपड़े को सुखाते हैं तो उसमें क्या होगा, हम दो बल युग्म लगा रहे हैं दो विपरीत दिशा में, बल युग्म यही होता है, दो बल लगते हैं विपरीत दिशा में, तो क्या होता है उसमें ट्विस्ट आ जाता है, ऐंठन आ जाती है। इस स्थिति में उत्पन्न घूर्ण को हम मरोड़ घूर्ण या ट्विस्टिंग मोमेंट कहते हैं, और जिस कारण ये होता है उसे हम कहते हैं ट्विस्टिंग फोर्स। अगला है वेरिग्नन की प्रमेय, वेरिग्नन थ्योरम। वेरिग्नन थ्योरम क्या है, इस प्रमेय के अनुसार किसी समतल के किसी बिंदु के सापेक्ष, यानी समतल में कोई बिंदु है उसके सापेक्ष दो समतलीय बलों के आघूर्ण, यानी जिसमें दो बल लगे हों, किसी समतल में दो बल लगे हों और उसमें ही एक बिंदु है, तो उसके सापेक्ष उन दोनों बलों का जो आघूर्ण का जो बीजगणित योग होगा, उसी बिंदु के सापेक्ष उन बलों के परिणामी के आघूर्ण के बराबर होगा। यानी वो जो दो बल लगे हैं उनका जो परिणामी है उसका आघूर्ण वो जो दो बल हैं उनके आघूर्ण के योग के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ये इसकी स्टेटमेंट है, यानी ये स्टेटमेंट वेरिग्नन ने दी थी। हमने माना कि किसी पिंड के बिंदु A पर दो बल P AB लाइन पर तथा Q AD पर कार्यरत हैं। हम इस डायग्राम में दे सकते हैं AB पर P लगा है और AD पर Q लगा है, और जिनका रिजल्टेंट यानी परिणामी R AC द्वारा समांतर चतुर्भुज की AC लाइन पर प्रदर्शित किया गया है। तो हमने ये समांतर चतुर्भुज बना लिया ABCD। माना बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण लेना है, तो हमें बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण लेना है, तो हमने क्या किया, इन सभी बिंदुओं को O से मिला दिया, यानी A को भी O से मिला दिया, B को भी O से मिला दिया, D को भी O से मिला दिया। हमने उसी समतल में कोई बिंदु O मान लिया है जिसके सापेक्ष हमें इन दोनों बलों का मोमेंट लेना है और उस रिजल्टेंट का मोमेंट लेना है। बिंदु O को ABC से मिलाया। इस डायग्राम के अनुसार यानी इस चित्र के अनुसार त्रिभुज ABC, आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ADC, यानी त्रिभुज ADC, और इसके बराबर होगा त्रिभुज AOB, यानी ये त्रिभुज आपस में बराबर हैं। इसको हम डायग्राम से देख सकते हैं। अब बल P का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण हम निकाल चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो आघूर्ण होता है वो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो O के सापेक्ष आघूर्ण P का तो 2 इंटू एरिया ऑफ AOB या OAB जो त्रिभुज है, यानी AOB या OAB, ये भी एक त्रिभुज है। सिमिलरली उसी प्रकार बल Q का बिंदु O के सापेक्ष यानी 2 इंटू एरिया ऑफ AOD त्रिभुज का AOD, क्योंकि AD पर Q बल लगा है और पहले वाले में AB पर P बल लगा था। अब
सिमिलरली परिणामी बल आर का बिंदु ओ के सापेक्ष आघूर्ण, परिणामी बल का कौन सी उस लाइन पर लगा है, ए सी पर लगा है, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए सी या ए ओ सी, कुछ भी लिख सकते हैं। तब अब बिंदु ओ के सापेक्ष जो P और Q के बल है उनको हमें जोड़ना है। तो हमारा एक चीज़ और, उससे पहले R का जो परिणामी जो R परिणामी था O के सापेक्ष उसका आघूर्ण क्या था, 2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज AOC। अब ये हमें प्रूफ करना है इन दोनों के जोड़कर। तो इन जो हमारे P और Q से आघूर्ण निकले उनको जोड़ो, यानी 2 इंटू त्रिभुज AOB प्लस 2 इंटू जो ट्राइंगल है उसका एरिया AOD। अब उस डायग्राम से देखो, हमें पता है AOB किसके बराबर है, ADC के बराबर है, यानी ट्राइंगल 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल ADC की त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू AOD। अब ये देखो डायग्राम से ADC और AOD ये मिलकर क्या बनाएंगे, त्रिभुज AOC बनाएंगे। AOC यानी AOC में ही ADC आ जाता है और AOD आ जाता है, यानी हम इसकी स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया कि किसी समतल में दो अगर फोर्स लगे हैं तो उनका जो योग है उनके रिजल्टेंट के योग के बराबर होगा, किसी बिंदु के उनका जो आघूर्ण है उसके योग के बराबर होगा। अब क्या है रिजल्टेंट मोमेंट, परिणामी आघूर्ण, यानी यदि किसी बिंदु O पर कई सारे बल लगे हैं, F1 F2 क्रिया रेखा पर लगे हैं और उनकी लंबवत दूरी D1 D2 D3 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन सभी का योग होगा, यानी समेशन M मोमेंट F इंटू D। अब आघूर्ण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। किसी पिंड के घूमने के संदर्भ में संतुलन रहने के लिए पिंड पर लगे सभी बलों का किसी एक बिंदु पर आघूर्ण का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी अगर कोई बॉडी है उसको संतुलन में रखने के लिए किसी एक बिंदु पर जो के सापेक्ष जो आघूर्ण होंगे यानी जो मोमेंट होंगे उनका बीजगणितीय योग 0 होगा, यानी पिंड पर बलों के क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होंगे। कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, जैसे पहला, किसी बिंदु के सापेक्ष बल का आघूर्ण बल गुणा दूरी, ये हम एंटी क्लॉकवाइज में जो आघूर्ण होता है वो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। बल की क्रिया रेखा पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण 0 होता है। किसी समतल में स्थित दो या अधिक बलों के उनके ही तल में स्थित किसी भी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण का बीजगणितीय योग उसी बिंदु के सापेक्ष उसके परिणाम के आघूर्ण के बराबर होता है। संतुलन के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होते हैं। यदि आघूर्ण का बीजगणितीय योग 0 हो यानी मोमेंट 0 हो तो पिंड घूमने के संदर्भ में संतुलन अवस्था में होता है। ये कुछ याद करने वाले पॉइंट थे। अगला है लीवर। लीवर क्या होता है, एक दृढ़ तथा सीधी या वक्राकार छड़ जो एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है, लीवर कहलाती है। लीवर को हम अपनी जनरल लाइफ में कई जगह देखते हैं, जैसे स्कूटर की किक वो भी लीवर होती है, बाइक की किक वो भी लीवर होता है, जो प्लायर होते हैं, कैंची, सीजर, ये सब लीवर होते हैं। वो एक बिंदु पर स्थित बिंदु पर घूम सकती है। जो स्थिर बिंदु होता है उसे हम फलक्रम, आलंब या सपोर्ट कहते हैं। उपयोग यूजेस, लीवर का उपयोग कोई बल या प्रयास जिसे हम एफर्ट कहते हैं लगाकर किसी भार को यानी लोड को उठाने में या उसे सहारा देने में किया जाता है। प्रयास, एफर्ट, भार, लोड, प्रयास, एफर्ट तथा भार की आलंब यानी फलक्रम से दूरी को भुजा कहते हैं। लीवर की भुजाएं इस डायग्राम में देखो, बीच में फलक्रम है,
पॉइंट बी पर भार लगाया और पॉइंट ए पर हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो ए से एफ तक की दूरी भुजा होगी और बी से एफ तक की भी दूरी भुजा होगी, यानी फलक्रम से भार की दूरी और फलक्रम से प्रयास की दूरी को हम भुजा कहते हैं, आर्म कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो सिंपल एग्जाम्पल है लीवर के, बाइक, स्कूटर की किक, कैंची, होल पंच जिसे हम पेज में होल करते हैं, स्टेपलर, टोंग्स आदि। लीवर के प्रकार, एक होता है सिंपल लीवर, एक होता है कंपाउंड लीवर। सिंपल लीवर के 3 प्रकार हैं। तो पहली टाइप में क्या होता है, जो हमारा फलक्रम होता है जिसे हम सपोर्ट कहते हैं, वो लोड और एफर्ट के बीच में होता है। इसके लिए एग्जांपल है कैंची, बैलेंस और प्लायर वगैरह। दूसरे टाइप के लीवर में क्या होता है, जो हमारा लोड होता है वो एफर्ट और फलक्रम के बीच में होता है, यानी जो लोड होगा वो फलक्रम और जो हम एफर्ट लगाएंगे उसके बीच होगा। जैसे ओपनर, व्हील बैरो, स्टेपलर, नेल कटर। नेल कटर से जब हम नाखून काटते हैं तो उसमें क्या होगा, जो हमारा लोड होगा वो बीच में होगा। तीसरे टाइप में क्या होगा, जो हमारा एफर्ट है वो फलक्रम और लोड के बीच में होगा। जैसे रोटी पकड़ने वाला चिमटा हो गया, और हाथ से बोझ उठाने वाली, धकेलने वाली गाड़ी हो गई। तो ये तीसरे टाइप में आती है। लीवर लाभ, इसे हम मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हैं, यानी एफर्ट आर्म तथा लोड आर्म, यानी जो प्रयास की भुजा है और जो भार की भुजा है के अनुपात को लीवरेज कहते हैं, यानी लीवर लाभ कहते हैं। इसे मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हैं। तो अगर इस हम डायग्राम में देखें तो एफ के अबाउट अगर हम इसका मोमेंट लें तो P इंटू AF ये एफर्ट के लिए बराबर W इंटू BF ये लोड के लिए, यानी संतुलन में है। तो ये जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण और क्लॉकवाइज आघूर्ण बराबर होंगे, तब यहाँ से क्या निकल जाएगा, AF अपॉन BF इज इक्वल टू W अपॉन P, यानी लोड अपॉन एफर्ट। तो लीवरेज क्या होता है, प्रयास भुजा अपॉन जो भार है उसकी भुजा, या हम इसे कहते हैं उठाया गया भार अपॉन लगाया गया प्रयास। यांत्रिक लाभ के अनुपात को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। लीवरेज और यांत्रिक लाभ सेम है। बेल क्रैंक लीवर, ये भी एक तरह का लीवर होता है। ये क्या है, यह 2 भुजाओं वाला एक लीवर होता है जिसकी भुजाएं किसी भी कोण पर आवश्यकता के अनुसार जुड़ी होती हैं और भुजाओं के जोड़ पर लगे कब्जे यानी हिंज पर घूमकर यह क्रिया करती है, यानी इसके जो कब्जे हैं ये घूम सकती हैं इसकी भुजाएं। विभिन्न युक्तियों, डिवाइस जिसे डिवाइस कहते हैं, तथा यंत्र विन्यासों में इसका प्रयोग बल की दिशा को परिवर्तित करने में किया जाता है। इसको हम बेल क्रैंक लीवर कहते हैं। एक हमारा लीवर है कंपाउंड लीवर या यौगिक लीवर कहते हैं। अनेक जटिल यंत्र विन्यास जिसे मैकेनिज्म कहते हैं हम में अधिक लीवर लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज को अगर हम अधिक पाना चाहते हैं, यानी मैकेनिकल एडवांस क्या था अभी, मैकेनिकल एडवांस क्या है, लोड अपॉन एफर्ट। इसको अधिक पाने के लिए क्या करते हैं, प्राप्त करने के लिए यौगिक लीवर का प्रयोग किया जाता है। ये 2 या 2 से अधिक सरल या बेल क्रैंक लीवरों से परस्पर संयोजित करके बनाया जाता है, यानी एक से अधिक एक सिंपल लीवर होगा या बेल क्रैंक लीवर होगा, तो इनके संयोजन से हम कंपाउंड लीवर बना सकते हैं। यह कम प्रयास यानी कम एफर्ट लगाकर अधिक लोड उठाने में सक्षम होता है। इसमें एक से अधिक आलंब यानी फलक्रम हो सकते हैं। इस डायग्राम में देखो, इसमें 2 फलक्रम है, F2 और F1 है। तो आज के लिए ये यूनिट ख़त्म, नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे।